हम्म पीछे में हमने देखा था नत्व और सत्व को। अच्छा, वो हम क्यों पढ़े, उसका भी वो कारण है भाई। नत्व विधान और सत्व विधान क्यों पढ़े, उसका भी एक कारण यहाँ यूज होगा, उसका नत्व विधान सत्व विधान। सत्व गलत लिखा गया क्या, ये सब होगा नत्व विधान सत्व, ऐसे लिखा है। हाँ, मदनी से वाला ऐसा। नत्व विधान और सत्व विधान आखिर हम क्यों पढ़े, क्या कारण है। तो अगर तुमको पूरा का पूरा विभक्ति एकदम हलवा बनाना है, 1% गलत नहीं हो जाए, इसके लिए तुमको नत्व और सत्व का जरूरत पड़ेगा। बहुत ही बहुत जरूरी पॉइंट है ये। बाकी लोग इसको सीरियस नहीं लेता है। सब टीचर क्या करेंगे, जबरदस्ती याद करो। बालक शब्द के रूप बालका बालको बालका, राम शब्द को रामा रामा रामा, जबरदस्ती याद करो, चाहे जितना रट लो। ये रटोगे तो दिमाग में कभी नहीं जाएगा, ऐसे पढ़ोगे पूरा दिमाग में जाएगा। कारण अभी समझाएंगे, ठीक है ना, तुरंत ये चीजें। दूसरा चीज है संधि, बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए हम सब चीज पहले ही कवर कर दे रहे हैं। और संधि पहले ही वर्ण वाला चैप्टर में हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और इसमें किताब में भी संधि पहले दिया, उसके बाद ये चैप्टर दिया है। तो संधि पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर विभक्ति बढ़िया से जानना है तो संधि आपको पता होना चाहिए, नत्व विधान और सत्व विधान पता होना चाहिए। जिससे होगा क्या, याद करना एकदम हलवा रहेगा। एक ही चीज को याद करेंगे, बालक शब्द रहे, राम शब्द रहे, मुनि शब्द रहे, कोई शब्द रहे, ऑटोमेटिकली इनके और इनके योगदान से और इसके योगदान से सभ्य का शब्द रूप अपने आप लिख लोगे, सभ्य ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जबरदस्ती याद करावेंगे तो याद ही नहीं होगा, तुम चाहे जितना कर लेना, लेकिन ये याद रखोगे तो सभ्य काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हम ऊपर से लेक्चर थोड़ा सा कर लेते, उसके बाद हम नीचे आकर के इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्या वाकई में काम करता है क्या, संधि विच्छेद को नत्व सत्व को मिला करके क्या बालक शब्द के रूप इसको से लिखा जा सकता है सभ्य सही सही। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेगा सही और कुछ पॉइंट्स चेंजेस हो जाएगा, जो कि हमें भी समझ में नहीं आता था पहले। हालांकि हम तो ये नहीं पढ़े, हम डायरेक्टली बालक शब्द के रूप पढ़े हैं। हम लोग का सर ऐसे ही पढ़ाए थे, बालक शब्द के रूप, बालका बालको बालको बालक करके शुरुआत वहीं से हुआ था हम लोग का। और ये हमको नहीं लिखाया गया था, बस शब्द रूप 7 को होता है जी, संबोधन होता है, उसको मिला दोगे तो 8 को हो जाएगा, ऐसे करके। तो हम चाहते हैं कि ये मेन फॉर्मूला यही है, इसी से तो सब आया हुआ है। जितना बालक है, राम है, मुनि है, विश्वापा शब्द, कोई भी शब्द के रूप, सब यहाँ से निकल करके वहां जाएगा। तो उससे पहले हम लोग को यह समझ लेना पड़ेगा, इसका जो नाम है ना चैप्टर का, वो नाम है सुबंध प्रकरण। जैसे कि वर्ण प्रकरण था, तो वर्ण प्रकरण का मतलब क्या सर, कि वर्ण के बारे में जानने थे, और सुबंध प्रकरण मतलब कि हम सुबंध के बारे में जानेंगे। तो ये सुबंध क्या होता है, पहला चीज सुबंध, सु से सुप तक, सु से सुप तक की विभक्ति को हम लोग सुबंध बोल देते हैं। देखो यहाँ से सु से सुप तक, सु से सुप तक विभक्ति को ही हम लोग सुबंध बोलते हैं, जो कि टोटली हम लोग को 21 को होता है। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, सु से लेकर के सुप तक, सु से सुप तक 7 गो है, 1 2 3 गो वचन है, तो 7 21 गो, मतलब कि टोटली हम लोग 21 गो। पहला ऑब्जेक्टिव यही क्लियर हो गया एग्जाम के लिए कि विभक्ति कितने होते हैं, तो 21 21, ठीक है ना, 21 गो विभक्ति होता है एक में। हाँ, टोटली बोलेगा तो ये बताना है कि 21 गो टोटली होता है। तो आगे हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफिनेशन से रिलेटेड कुछ चीजें लिखे हैं। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम, यानी कि इसका हिंदी है, धातु भिन्न प्रत्यय रहित अर्थवान शब्दों को प्रतिपादक कहते हैं। मतलब कि धातु जो होता है भिन्न प्रत्यय रहित, मतलब कि अलग अलग प्रत्यय रहित, माने कि प्रत्यय के बिना, अलग अलग धातु जो होता है प्रत्यय के बिना अर्थवान शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं। तो उसके बारे में और आगे समझ में आएगा अच्छा तरीके से। इन्हीं शब्दों से विभक्तियों के प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं। अब संस्कृत में याद रखोगे कि पद कैसे बनता है। जैसे हम लोग श्लोक वगैरह ये सब पढ़ते हैं, कविता वगैरह जो पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उसमें सोचते हैं ना कि ये कविता है तो कविता में पद होता है भाई रे। तो हाँ, तो वो बनता कैसे है, तो यहाँ पर चीजें है कि उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। विभक्ति के प्रत्यय, तो विभक्ति इतना सारा है, इन्हीं में से कुछ जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसका मतलब दूसरा दूसरा आता है। जो ये समझेगा उसको लगभग चीजें समझ में आना चालू हो जाएगा, तब बनता है पद।
संस्कृत में सु आदि 21 विभक्तियां। सु आदि मतलब कि सु और इतना देखो बहुत सारा है, सु औजस ये सब पूरा। और सु से लेकर के सु तक के विभक्ति को ही हम लोग सुबंध बोलते हैं। जैसा कि हम लोग का जो मेन हेडिंग था, हालांकि हम ये लिख सकते थे डायरेक्टली, हम ये लिख करके ऊपर वाला छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा लगा कि चलो लिख देते हैं पद कैसे बन रहा है। तो प्रत्यय और विभक्ति के यूज से बन रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें, संस्कृत भाषा में 3 गो लिंग होता है। लिंग मतलब पुरुष, स्त्री और नपुंसक जो बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर आगे तो हम बहुत सारा बातें क्लियर कर देते हैं। लिंग 3 गो हो जाता है सर, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और संस्कृत में क्विलिंगी, क्विलिंगी, ठीक है ना, क्विलिंग, क्विलिंग, क्विलिंग या नपुंसक किसी को बोलते हैं नपुंसक, नपुंसक लिंग, ठीक है ना। जैसे संस्कृत में सर पुल्लिंग में हम लोग लड़का, ठीक है ना, पुरुष जाति, स्त्रीलिंग में लड़की, जितना भी स्त्री जाति में जो भी आ जाए, जानवर में भी आ जाए, जो भी आ जाए। और क्विलिंग में सर तो हम लोग जिसको नपुंसक बोलते हैं तो निर्जीव वस्तु, संस्कृत में निर्जीव वस्तु को लिया गया है, ठीक है, किताब, कॉपी, कलम, बेंच, इन सब चीजों को। तो बात यहाँ पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री और नपुंसक मतलब किताब कॉपी में आ रहा है, ठीक है ना। तो पुरुष स्त्री मतलब लड़कियों में और किताब कॉपी कलम सबको। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में, स्वरांत और व्यंजनांत। मतलब कि हम लोग जितना भी चीज को जानेंगे तो स्वर वाला, फिर उसके बाद में व्यंजन वाला, कुछ ऐसे ऐसे शब्द रूप हम लोग जानेंगे, और जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। तो विभक्ति से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 10, 15, 5 कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है। और ये भी पूछ लेगा कि रामेशु कौन सा शब्द के रूप है, ऐसे करके एकदम एग्जाम एकदम परफेक्टली है, 5 नंबर से ऊपर ही सब आएगा, इतना जान लो। रामेशु, बालकेशु, मुनीषु कौन सा शब्द रूप है, इस तरीका से। ऐसे पूछ सकता है कि राम शब्द के रूप एक वचन क्या होगा, प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा, ऐसे करके बताना पड़ेगा। इससे रिलेटेड तुमको 5-6 नंबर क्वेश्चन आराम से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं। शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है तब वो पद बन जाते हैं। बार बार ये बात आ रहा है, ऊपर ही सारा है, देखो विभक्तियों के पद जोड़ करके ही पद बनाया जाता है, प्रत्यय जोड़ करके ही पद बनाया जाता है, और विभक्ति जब भी लगेगा तो वो पद बन जाएगा। ये चीज बार बार ऊपर से 2-3 बार आ गया है। संस्कृत भाषा में शब्दों का नहीं, पदों का प्रयोग किया जाता है, ये चीज को याद रखना है। हम लोग हिंदी में नॉर्मली जो भी कुछ याद रखते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन संस्कृत की बात अगर किया जाए तो उसमें शब्द नहीं जुड़ता है, पद जुड़ता है। यानी कि सब में कोई ना कोई प्रत्यय लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है, खन्नी से रिलेटेड कोई भी। सपोज दैट हम लिख देते हैं सर बालक, तो बालक माने हिंदी हो गई ना, बालक लड़का, बालक 2 बिंदु लग गया, तो हम सोचेंगे कि अरे सर ये भी तो वो शब्द है ना, लेकिन नहीं, 2 बिंदु लगा और ये प्रत्यय हो गया, सुप्रत्यय हो गया है, तो ये प्रत्यय इसमें जुड़ गया है, यानी कि ये पद बन गया है। तो जितना भी चीजें रहेगा संस्कृत में सारा चीजें पद रहता है, इसमें कोई भी शब्द जैसे हिंदी वाला जैसा में कोई जरूरत इसमें नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग होता है, हट के रहता है ये। यहाँ पर ये इसी को संस्कृत में लिख दिए हैं शॉर्टकट में, देखो संस्कृत कितना छोटा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है। अपदम ना प्रयोजित, मतलब ने कि जिसमें पद नहीं रहता है उसका प्रयोग यहाँ नहीं होता है, इतना छोटा लाइन में इतना मनी लाइन लिख दिया है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती है और तीनों वचनों में प्रत्येक विभक्ति अलग अलग रूप होता है, और इस प्रकार से 21 रूप हो जाता है। देखना एग्जाम में पूछेगा विभक्ति के 7 और विभक्ति के टोटल रूप 21, या तो ऐसे कह देगा कभी कभी कि कुल विभक्ति, तो कुल विभक्ति बोलेगा तो 21 बोल देंगे, और अगर ऑप्शन में 21 नहीं रहेगा तो फिर 7 तो रहेगा ही, तो विभक्ति 7, ठीक है ना। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, यहाँ देख लो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब में विभक्ति लगा सकते हैं, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करके, ठीक है। एक संबोधन होता है जो कि संबोधन में कुछ ज्यादा खास बदलाव नहीं होता है, यही वाला यही तीनों रहेगा, खाली अगर पहले हे लग जाएगा, एरो में है, एरो में है और एरो में है, और ये तीनों वही नीचे उतर जाएगा लास्ट में, ठीक है। हाँ, उन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हमको जो समझाना है उस बारे में समझते हैं। यहाँ लिख भी दिया है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति चलती है और एक वचन में केवल थोड़ा सा अंतर रहता है, बता दिए कि क्या लगेगा, हे लग जाता है, एरो में है, एरो में और एरो में,
और इसको खाली नीचे लिख दिया जाता है। लेकिन उसका हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब बालक शब्द राम शब्द के रूप लिखेंगे तब। लेकिन हम अभी बोले थे कि जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक वो नहीं समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, थोड़ा सा हल्का सा क्लू देते हैं, पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक तुमको कोई भी फॉर्मूला उतना खास याद ही नहीं रहेगा। तो इस चीज की इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बालक शब्द के रूप समझते तो हम लोग क्या याद रखते हैं, सपोज दैट पिछला क्लास में या कभी पढ़ा होगा, हमको समझाना है कि विभक्ति में कैसे विभक्ति हम पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो आकारांत रहे, इकारांत रहे, उकारांत रहे, स्वर रहे, व्यंजन रहे, कोई रहे। तो हम कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सपोज दैट कि हम बालक शब्द के रूप उठा लेते हैं, ठीक है ना, कि हमको बालक शब्द के रूप बनाना है। बालक शब्द के रूप या राम शब्द के रूप, ये जो भी हो, तो सबको देखा जाता है सर कि लास्ट में क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो आ के मात्रा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आकारांत। आकारांत, आकारांत। और चूंकि लड़का है तो पुल्लिंग है भाई, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग। तो बालक शब्द के रूप लिखना है, मतलब कि बालक के बारे में, जो कि ये एक आकारांत पुल्लिंग है। तो ऑब्जेक्टिव बाय चांस ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन आकारांत पुल्लिंग है। तो जेकरा लास्ट में आ के मात्रा रहेगा आकारांत, तो विश्वप्पा, सपोज विश्वप्पा, तो यहाँ पर आ के मात्रा क्या है, तो यह आकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुनि आ जाएगा सर, मुनि, मुनि, तो यहाँ पर ई के मात्रा क्या है, तो ईकारांत हो जाएगा। जस्ट ये चीज हाँ वही, हाँ वही लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ तो स्वरांत पढ़ना है, व्यंजनांत। तो स्वरांत में ये सब क्या हो गया सर, आकारांत, इकारांत, उकारांत, जितना रहता सब कहाँ रहा है, सब स्वर वर्ण में ना, तो सब स्वरांत। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्वरांत पढ़ेंगे, फिर जब स्वरांत पढ़ लेंगे, जो भी हम लोग को स्वर वर्ण था उतना सारा 11 को 13 को जो भी था, उसके बाद व्यंजन में इंटर करेंगे, फिर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द से बड़ा चैप्टर इसी को माना जाता है, उसके बाद लकार। ये दुइयों को संस्कृत में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हिंदी वाला पूरा मिक्स, उपसर्ग प्रत्यय सब चीजें। तो इसी चीज को समझने के लिए हमको इसका जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके बिना हम उसको बना ही नहीं सकते हैं ढंग से। तो जैसे हम बालक के बनाएंगे सर, तो हम खाली उस पर फिट करेंगे, जैसे कि लकार वाला में भी बताएंगे, लकार में भी फिट करना होता है। तो सपोज दैट कि हमको बालक शब्द के रूप बनाना है सर, तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि अभी बताए थे कि बालक आ होता है सर, बालक आ, बालक आ के रूप होता है, मतलब लास्ट में आ छुपा हुआ, ठीक है। तो हम पहला में चलते हैं, जितना भी ब्रैकेट में साइड में लिखा हुआ है उसका हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जो अकेले हो तो अकेले है, ये है वही रहेगा। लेकिन ब्रैकेट वाला हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ये जो खाली है साइड में उसको हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यही दोनों मतलब एक ही चीज है। अगर ये वाला भी रह जाता है तब भी सही आंसर मिलेगा, उधर रहेगा तब भी सही आंसर मिलेगा। लेकिन जो ब्रैकेट में बंद किया गया है उसको हम लोग शब्द रूप लिखने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज दैट सर कि पहला में हम लोग प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं बालक शब्द रूप, अपने मन से थोड़ा सा प्रथमा में, एक वचन में शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक, दो वचन में, तीन वचन में, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में एक वचन, दो वचन, तीन वचन में प्रथमा विभक्ति बालक के क्या बनाएंगे। तो अभी बोले थे कि ब्रैकेट वाला यूज करना है, तो बाल का लिखेंगे पहला, बालक का, और दोनों बिंदुआ बाल का। दूसरा में कौन सी है, औ के मात्रा, बालकौ, यहां से आ गया। फिर उसके बाद में जस है ना, तो हम इसका नहीं, अभी बोले थे कि ब्रैकेट वाला का यूज करना है। ये वाला भी बाई चांस कभी रहेगा तब भी दोनों का मतलब सेम निकलेगा, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट वाला, बाल का। अब यहाँ पर का आया क्यों, है ना, यही अब संधि का इस्तेमाल यही से आने वाला है। ये इसीलिए हम बोले थे कि संधि थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हम जब इसको शुरू बार देख करके समझते थे कि ये फॉर्मूला पर क्या वाकई में ये काम करता है, तो हमको दिमाग नहीं काम करता था। जब इसको बहुत ज्यादा सोच करके देखे तब समझ में आया कि ये संधि विच्छेद पर काम करता है। तो संधि वाला में क्या हुआ था सर, देखो बालक में यहाँ पर आ छुपा हुआ था, और यहाँ से पहले ही से ये आ मिला हुआ है, आ है, तो आ और आ बन जाता है। तो यहाँ पर आ के मात्रा के साथ में बाल का, बाल का, बाल का, बाल का मतलब एक बालक, दो बालक, बहुत सारा बालक, एक मतलब यही होता है, ठीक है ना। एक बालक एक मतलब, दो वचन में मतलब दो बालक, और बहुवचन में बहुत सारा बालक। तो एक बालक, दो बालक और बहुत सारा बालक, ये प्रथमा में से हुआ। हाँ हाँ, यही दूगो से ज्यादा रहेगा तो बाल का ही लगाएंगे, एगो, दूगो और तीन गो से ऊपर जाएगा, 3 4 5 6 7, तो सभ्य में बाल का लगाएंगे। तीन लड़के दौड़ रहे हैं तो बाल का ने,
3 गो, तो त्रिय बाल का धावती जो हो जाएगा उसके हिसाब से अपना। चलो यहाँ पर देखते हैं सेकंड में भी क्या बन सकता है सर। अब यहाँ देखो अम है सर, तो पहला में दूसरा ना द्वितीय, द्वितीय। अब दूसरा में क्या बन सकता है सर, अम है, अम बालकम, बालकम अम है सर, तो बालकम। औ है ना सर, तो बालको, बालको। और यहाँ पर अस है, बालकस, ये आ जाएगा बालके अस। देखो यहाँ पर एक चीज और, कुछ इसमें एकाक दुगो ऐसा रहेगा, एकाक दुगो जिसके लिए भी संधि और प्रत्यय बहुत सारा पढ़ना बाकी है, तो उन सबका कुछ कुछ नियम यहाँ पर एकाध दुगो और अप्लाई होगा एक्स्ट्रा में। तो बाई चांस एकाध दुगो फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको भी थोड़ा देर के लिए हटा दो। जब पूरा प्रत्यय फिर पूरा उपसर्ग संधि या समासी सब पढ़ लेंगे ना, तब फिर ये वाला डॉट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तो हम उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। और इसमें जो जो चीजें चेंज हो रहा है वही वही चीज को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि बालकाभ्याम, 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 तो सभ्य में यही लगेगा सेम टू सेम, ये तीनों का तीनों पूरा जितना भी इसके नीचे वाला आएगा बालकाभ्याम, 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 तीनों में यूज हो जाएगा। बालके भी, बालके भी, बालके भी, ये तो ये पूरा यूज हो जाएगा। बालकेशु, बालकेशु, ये पूरा यूज हो जाएगा। बाल का नाम, बाल का नाम पूरा हो जाएगा यूज, ठीक है ना। बालको, बालको, ये वाला पूरा यूज होगा। इस तरीका से सारा का सारा चीजें बालकस से यहाँ पर बाल का यूज हो जाएगा, बाल के यूज हो जाएगा। तो इस तरीका से सभ्य जगह पर यूज होगा, बस एक आध दो जगह पर तो उनको छूटेगा, और वो जैसा ही समास उपसर्ग ये सब पढ़ लेंगे ना पूरा संधि, तभी वो बात समझ में आ जाएगा। तो खैर हम लोग कल फिर से बालक शब्द के रूप में लिखेंगे और वो भी डिटेल में, और फिर भी इसको उस समय में भी समझा देंगे कि कहाँ पे जो इसका वाला कौन सा आया है। बाई चांस इसमें से मिनिमम भी अगर मान सकते हैं तो एक दो गो ही होगा जो कि थोड़ा सा उल्टा फुल्टा लग सकता है, बाकी सब में यही रूल्स अप्लाई होगा। तो ये कैसे याद रखेंगे ये भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, पहले एक वचन का पूरा, द्विवचन का पूरा, बहुवचन का पूरा। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं कि एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे जिसको ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे याद कर लेना। जैसे सु औ जस, अम औ अस, एक नियम से 3 में से कोई भी याद रख लेंगे चलेगा, ठीक है ना। इन भ्याम या तो फिर आ भ्याम भी, ए भ्याम भ्या, ये वाला ब्रैकेट वाला ज्यादा याद रखना। आह या तो फिर आत याद रख सकते हो, आत भ्याम भ्या, अस्य ओह नाम, और ई ओ शु, ऐसे करके याद रखना। और इन्हीं सब चीजों को सभ्य शब्द रूप पर जोड़ना होता है, और जहां पर कोई भी मात्रा चेंज होगा तो वो संधि बन करके और बदल जाएगा, ठीक है। संधि जैसा ही होगा जुड़ेगा तो एक नया मात्रा का निर्माण करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे बालक वाला, तो उसको फिर से बताएंगे कि बालक शब्द के रूप में हम लोग कहाँ से ये वाला आ गया, विश्वप्पा में कहाँ से आ गया, मुनि में कहाँ से आ गया, उसके बारे में। अब इसमें से एग्जाम में पूछेगा कैसे, ऐसे करके कि विभक्ति के बाई चांस अगर बालक वगैरह नहीं लगाए तब क्या पूछेगा कि विभक्ति के, सपोज दैट कि विभक्ति के दूसरा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन क्या हो सकता है, तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन। तो इस तरीका से ऑब्जेक्टिव में ये देखने को मिल सकता है, हाँ ये भी मिल सकता है। सपोज दैट कभी कभी तुमको ऐसे भी बोल सकता है कि ये उपसर्ग प्रत्यय में आएगा ज्यादातर में, तो प्रत्यय में आएगा, अभी प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा कि बालका में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर सबसे कंफ्यूजन, हम भी बड़ी कंफ्यूज होते थे, थोड़ा समझाते रहे। अभी जितना बोले थे कि ये सब क्या है सर, प्रत्यय है, तो एकनी में से जो भी कुछ लग रहा है सब प्रत्यय का ही काम करेगा। लकार भी जितना लगेगा सब प्रत्यय का ही काम करेगा। तो इसमें सु मिल रहा है सर, दो बिंदु का मतलब कोई नहीं, सु, तो बालक में सु प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ से एक दो को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर यहाँ से अगर कभी पूछ देगा कि बालक शब्द के रूप, सपोज दैट कि बालक शब्द के रूप दूसरा वचन में और सपोज दैट कि तीसरा में कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख लेंगे सर बालक शब्द के रूप तीसरा के सामने यहाँ और दूसरा के सामने यहाँ, तो क्या है भ्याम लगल है ना, तो बाल का भ्याम, तो क्या लगा लेंगे इसमें खाली बाल का भ्याम। अगर हम ये वाला चीज याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें ज्यादातर क्लियर हो जाएगा। एक आध दो को बचेगा वो बाद में हम लोग एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। बात समझ में आ रहा है।